जो वैदिक कल्चर है, वैदिक साइंसेस की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी भारतीय संस्कृत वेदों पर आधारित है। वेद आप लोग सब जानते हैं वेद क्या होता है, कि जब जब सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तब तब वेदों का सहारा लिया गया सृष्टि की संरचना करने के लिए। तो वेद वो ग्रंथ हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से मौजूद थे, ऐसा कहा जाता है, और ये चीज वेदों में कही गई है। तो वेदों में क्या है, वेदों में सिर्फ धार्मिक बातें नहीं है, वेदों में चिकित्सा विज्ञान, ज्योग्राफिकल नॉलेज, भौतिक विज्ञान जो होता है, रासायनिक विज्ञान से संबंधित केमिकल एनालिसिस जो होती है चीजों की, इन सब सब्जेक्ट से संबंधित बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है। कहाँ पे? जो हमारे वेद हैं उनके अंदर। और भारतीय ज्योतिष जो हम उस वैदिक ज्योतिष जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, उसका भी जन्म वेदों से ही हुआ है। वेदों से जन्म लेने के कारण ही इसका नाम जो अपन वैदिक ज्योतिष कहते हैं, अपन कह रहे हैं वैदिक ज्योतिष, एक केपी कहा जाता है, एक कहा जाता है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, एक प्लासिडियस सिस्टम, काफी सारे कितने सारे नाम प्रचलित हो गए। तो ये जो वैदिक ज्योतिष है, इसका नाम वैदिक ज्योतिष क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जन्म वेदों से हुआ है, इसलिए इसका नाम वैदिक ज्योतिष पड़ा। वैदिक शास्त्र भी जो है वो, या वैदिक ज्योतिष कह लो आप, ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक कैलकुलेटिव साइंस है जो क्या करती है, जो आकाश में जो सूर्य है, चंद्रमा है, 9 ग्रह हैं सोलर सिस्टम के अंदर, हमने बचपन में पढ़ा था, हमारे क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता था, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उनकी चाल, वो कैसे मूवमेंट करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है, उनका क्या वहां स्ट्रक्चर बना हुआ है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ में उनका रिलेशन है, नक्षत्र क्या होते हैं, उन सब का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको कहां मिलता है? वैदिक शास्त्र के अंदर मिलता है। और धरती पे हम रहते हैं, तो धरती जो है वो भी एक प्लैनेट ही है। तो हम धरती पे रहते हुए इन सभी प्लैनेट की मूवमेंट को नोट करते हैं कि भाई हम धरती पर रह रहे हैं, तो धरती पे खड़े होने के बाद में हमको सूरज कैसा दिखता है, धरती पे खड़े होने के बाद में आकाश के अंदर शुक्र कैसा दिख रहा है, चंद्रमा कैसा दिख रहा है, क्या उनकी मूवमेंट्स हो रही हैं, वो सब चीजें हम धरती के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और उसी बेसिस के ऊपर इस वैदिक शास्त्र के अंदर एस्ट्रोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स फॉर्म हुए हैं वो बने हुए हैं। पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं उनके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब बातें उन शास्त्रों के अंदर बहुत बहुत वर्षों का अध्ययन करने के बाद में मेंशन करी गई है कि धरती के ऊपर जितने भी लोग रह रहे हैं उनके ऊपर इन प्लानिटरी मूवमेंट्स का, इन नक्षत्रों की मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट है, क्या फर्क है, उसका डिस्क्रिप्शन कुछ डिटेल्ड इन्होंने वैदिक शास्त्र के अंदर मेंशन करके दिया है। वैदिक ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, उसके अंदर गणना जब करी जाती है तो उस वक्त जो है राशि चक्र बनाया जाता है, जो 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, उनके बेसिस के ऊपर जन्म राशि को आधार मान करके ये लोग कुछ क्रिएट करते हैं, एक छोटी सी कुछ टेबल बनाते हैं जिसको हम जन्मपत्री बोलते हैं। उसका कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे उसके अंदर चीजें चलती है, वो सब कंटेंट उसके अंदर आते हैं। इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है राशि और राशि चक्र से। राशियों का जो निर्माण हुआ, राशियों का जो फॉर्मेशन हुआ, वो वैदिक के अंदर बाहर से आया, वेस्टर्नर्स से आया। वैदिक शास्त्र की अगर आप बात करो तो वैदिक शास्त्र के अंदर राशियां थी ही नहीं। वैदिक शास्त्र के अंदर तो नक्षत्रों से संबंधित जो चीजें थी, जो तारों का समूह जो होता है उसको नक्षत्र कहते हैं, तो उन नक्षत्रों से संबंधित सारा कंटेंट दिया हुआ था, सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। राशियां जो है कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ नक्षत्र से एक राशि बनती है। टोटल नक्षत्र की अगर हम बात करें, जो हम पढ़ेंगे या जिनका असेसमेंट किया जाता है, वो है लगभग 27 नक्षत्र आज की तारीख के अंदर। पहले एक ज्यादा था, उसको हटा दिया गया अभिजीत को। तो 27 नक्षत्र हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर। 27 नक्षत्रों के बेसिस के ऊपर इंटरप्रिटेशन, प्रिंसिपल फॉर्मेशंस थे। उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा आसान हो, तो 27 नक्षत्रों के बारे में आप पढ़ो, डिटेलिंग करो, उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ,
और वही आप राशियों का करो तो आपका जो 27 का फिगर है वो घट के 12 राशियों पर आ जाता है। तो राशियों का जो निर्माण है वो नक्षत्रों से हुआ। कुल नक्षत्रों की संख्या कितनी? 27। अब 27 नक्षत्र जो है, प्रत्येक नक्षत्र, एक नक्षत्र जो होता है एक राशि के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ये नक्षत्र का वो है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का ड्यूरेशन। राशि चक्र जो होता है, एक राशि चक्र जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। अभी सुन लो, ये जो मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, 13 डिग्री 20 मिनट बोल रहा हूँ, ये 30 डिग्री का एक राशि चक्र बोल रहा हूँ। राशि का एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की दूरी 30 डिग्री होती है। इसकी डिटेलिंग जो बता रहा हूँ वो सब अपन डिटेल में वो करेंगे डिस्कशन। 13 डिग्री का, यदि 13 डिग्री 20 मिनट का यदि एक नक्षत्र है, 13 डिग्री 20 मिनट का यदि एक नक्षत्र है, और राशि क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ नक्षत्र। तो राशि को जो वो दिया गया स्पेस, वो दिया गया 30 डिग्री का। तो एक 30 डिग्री के खाने में कितने नक्षत्र समा सकते हैं? अगर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है तो 30 डिग्री में कितने आए? 2.25 नक्षत्र आए। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात होगी, इसको हम समझेंगे आगे जाकर के। अब बात करते हैं नवग्रह की। जो नवग्रह की पूजा होती है, 9 प्लैनेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इनको नवग्रह के नाम जाना जाता है। अब ये मैंने क्या नाम बोल दिए? 9। संडे मंडे सबको पता है, तो इसको इस तरीके से याद कर लो: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर वापस संडे आ जाता है। तो 7 तो ये हमारे हफ्ते के, वीक के नाम हो गए। इसको अगर हिंदी में बोला जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सोमवार से अगर चालू करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो सोम का मतलब क्या होता है? हिंदी की अगर अपन बात करें तो सोम का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्र। मंगल वार, मंगल का वार, मंगल मतलब मंगल हो गया यहाँ पे प्लानिट। बुध, बुधवार, बुध का वार। बृहस्पति या गुरु कह लो, बृहस्पतिवार। शुक्र का वार, शनि का वार और रवि, सूर्य का वार। मैं जो बात बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। सोमवार, इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा कि इस नाम का नाम सोमवार ही क्यों रखा हिंदी के अंदर। वार का क्या मतलब होता है, समझ में आया वार का मतलब? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि और रविवार। ये तो हो गए हमारे 7 हफ्तों के नाम से 7 प्लैनेट। याद करना कोई टिपिकल तो था नहीं, बड़ा आसान सा था। अब इसके साथ में क्या हुआ? एक राहु और केतु, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, नोड्स, ये 2 और प्लैनेट की कैटेगरी के अंदर आ गए। ये कैसे आ गए, इसकी भी एक छोटी सी कहानी थी। जिन्होंने पुराने जमाने के सीरियल्स देखे हैं उसके अंदर आता था कि एक राक्षस था, अमृत की बटाई हो रही थी। विष्णु भगवान ने एक स्त्री रूप लेकर के अमृत पिला रहे थे देवताओं को। तो राक्षस ने देखा कि हमको तो ये मदिरा पिला रहा है, देवताओं को अमृत पिला रहा है, तो वो वहां से उठ के देवताओं के बीच में जाके बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। अमृत पीते ही उनको पता चल गया कि वो ये तो असुर था। तो उसकी गर्दन को उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। तो जो धड़ वाला पोर्शन था, ये खाली कहानी है ये, ठीक है। तो धड़ वाला जो हिस्सा था वो तो बना क्या? वो बना राहु। जो नीचे वाला जो पोर्शन था वो क्या बना? वो बना केतु, ठीक है। तो ऐसे हमारे नवग्रहों का निर्माण हुआ। जो 9 प्लैनेट्स हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर इनकॉर्पोरेटेड, जो 9 प्लैनेट्स और भी हैं, लेकिन भारतीय वैदिक ज्योतिष के अंदर हम खाली इन 9 प्लैनेट को ही कंसिडर करते हैं। सूर्य, मंगल, सूर्य, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, राहु और केतु। तो ये अपने टोटल 9 नाम हो गए जो हमको याद रखने। इनके इंग्लिश नेम्स क्या हो गए?
आजकल इंग्लिश नेम्स को भी बहुत ज्यादा महत्वता दी जा रही है, तो हम इंग्लिश एक साथ कवर करते हुए चलते हैं। सूर्य का इंग्लिश नेम क्या हो गया? हम चलो मंडे से शुरू करते हैं, चंद्रमा से शुरू करते हैं। चंद्रमा का इंग्लिश नेम हो गया मून, मार्स इज मंगल, बुध इज मरकरी। अगर आपको लिखना है तो ये लिख लो, इसके सब नोट्स मिल जाएंगे आपको। ये नाम लेकिन ध्यान रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज कनेक्टेड टू बेसिक्स। बुध इज मरकरी, बृहस्पति इज जुपिटर, फिर शुक्र इज वीनस, उसके बाद में शनि इज सैटर्न, फिर रवि इज सन, और राहु केतु ही है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जब अपन कंटेंट पढ़ेंगे तो वहां पे राहु का नाम चेंज करके नोट्स कर दिया जाएगा कि हेड और टेल। तो हेड तो हो गया राहु और टेल हो गया केतु। तो अब क्या होता है कि ये सभी ग्रह अपने अपने गोचर में भ्रमण करते हुए राशि समय के चक्र में थोड़े टाइम के लिए बैठते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। जितने टाइम वो बैठते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो वहां का फल देते हैं, वहां का फल प्रदान करते हैं। ये बात समझ में आई? गोचर क्या हुआ यहाँ पर? गोचर हुआ कि उसकी एक पर्टिकुलर मूवमेंट, आकाश के अंदर कोई प्लैनेट घूम रहा है अपनी पर्टिकुलर दूरी में, दैट इज गोचर। उस पूरे आकाश मंडल को गोचर, के आकाश के अंदर कौन सा प्लैनेट कहां भ्रमण कर रहा है, वो गोचर कहलाता है। और राहु और केतु क्या हो गए? राहु केतु कोई प्लैनेट नहीं है, ये सर एक एक सेकंड यहाँ पूछूंगा, जो गोचर है मतलब पर्टिकुलर उसका कोई रेडियस है या फिर पूरी यूनिवर्स का? ये धरती के ऊपर से जितनी विजिबिलिटी है, ठीक है। जो तारामंडल की जितनी विजिबिलिटी है, वो गोचर के अंदर फॉल कर। गोचर मतलब एक तरीके का वो हो गया कि आपकी पत्री मैंने आज बनाई, तो वो स्काई शॉट जो है, गोचर को आप गोचर नहीं समझ के स्काई शॉट अगर मैं बोलूं तो समझ में आता है कि आज की तारीख में, मैं अगर अभी की बात करूं, अभी मैं बताता हूँ स्काई शॉट भी क्या होता है, वो भी बताऊंगा। स्काई शॉट जो है, उस स्काई शॉट के अंदर कौन सा प्लैनेट, मैं आज की बाहर जाके खड़ा होता हूँ, आसमान की तरफ देखता हूँ रात में, तो मेरे को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कौन कौन से प्लैनेट नजर आते हैं? मेरे को चंद्रमा नजर आएगा, मेरे को कुछ मोटे तारे नजर आएंगे, कुछ पतले तारे नजर आएंगे, कुछ सोलर नजर आएगा, कुछ बियर बना हुआ सा नजर आएगा, स्कॉर्पियो बना हुआ सा नजर आएगा। अगर मैं उनको फ्रेम करता जाऊं तो वो भी देखेंगे, अभी अपन लाइव देखेंगे एकदम कि आसमान के अंदर क्या हो रहा है। ये हमारे आंखों के नीचे ही हो, हमारे आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन हमको आज तक देखना ही नहीं आया उनको। हम राहु केतु की बात करें तो ये क्या है? ये नोड्स हैं, ये शैडो प्लैनेट है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, मतलब ये आभासीय ग्रह हैं खाली। ठीक है, बिंदु के रूप में अपन इनको कंसिडर करते हैं। अब लगन और जन्म राशि ये क्या है? 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात ये पूरी होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। हमको सूरज पूरब से उगता हुआ दिखता है, सूरज थोड़ी उग रहा है, धरती घूम रही है ना पश्चिम से पूरब की तरफ, तब हमको सूरज पूरब से उगता हुआ दिख रहा है और पश्चिम में ढलता हुआ दिख रहा है। तो धरती की जो ये अपने कक्ष में जो घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब में जो घूम रही है, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और इस एक रोटेशन के अंदर 24 घंटे लगते हैं। हमने इसका मेजरमेंट स्केल तय कर रखा है 24 घंटे का। तो अब धरती के कंटिन्यूअस मूवमेंट की वजह से, धरती के अर्थ के कंटिन्यूअस मूवमेंट की वजह से जो गोल गोल घूम रही है, सारे के सारे ग्रह, मतलब कि धरती की जो रोटेशन है, धरती घूम रही है, ग्रह भी घूम रहे हैं, नक्षत्र भी घूम रहे हैं, राशियां भी घूम रही है। तो 24 आवर्स के अंदर पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हुए हमको वो प्लैनेट्स भी दिखाई दे। वो अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, वो अपना रोटेशन लगा रहे हैं, पर एक दिन के अंदर उनकी स्पीड में और धरती की स्पीड में फर्क है, रोटेशन की स्पीड में। धरती अपना चक्कर 24 घंटे में लगाती है, दूसरा प्लैनेट अपने अपने घंटों में लगाते हैं, धरती के हिसाब से कैलकुलेट करें तो। पर धरती के अंदर जब 24 घंटे का चक्कर पूरा होता है, चांद उगता है, आज चौथ है, चांद उगेगा, उगने के बाद ईस्ट से उगता है, तो ईस्ट से होगा, थोड़ी देर बाद में देखोगे तो वो ऊपर आ गया, तो चांद तो स्टेबल है, अपने अपने कक्ष के अंदर है। धरती की रोटेशन की वजह से उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, चांद भी घूम रहा है, धरती भी घूम रही है, तो वो एक रात के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला जाता है। जिस जगह पर उसका जन्म हो रहा है, ये जो जब भी जन्म पत्री बनाई जाती है तब पूछा जाता है कि तारीख क्या थी, समय क्या था, और
लोकेशन क्या थी, जगह क्या थी। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब किसी की आप जन्म पत्री बनाते हो। जन्म पत्री बनाने के लिए आपको इन 3 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, डेट, टाइम और लोकेशन। ये लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं 7:32 पर जयपुर में खड़ा होकर के अगर आसमान में देख रहा हूं तो चांद कितने बजे होगा, ठीक है। और यही मैं अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाऊं, मुंबई में चला जाऊं, तो चांद कितनी बजे होगा। उस चांद के उगने के टाइम में वेरिएशन आ जाएगा कुछ मिनटों का। अब इस वेरिएशन का मतलब समझो कि चांद के उगने के बाद में क्या हुआ, चांद की रोशनी हमारे पे पड़ी। चांद की रोशनी पड़ते ही हमारे पास खुशियां, अब तो व्रत खोलने का टाइम आ गया, पूजा पाठ करेंगे क्योंकि आज चौथ है। तो उसकी वजह से, चांद के उगने की वजह से कोई घटना घटित हुई। जयपुर के अंदर वो सेम घटना 7:30 बजे घटित हुई, मुंबई के अंदर वो घटना 5 मिनट बाद घटित हो रही है। तो लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, किस चीज के लिए, उस स्काई शॉट के लिए, कि आपने किस लोकेशन पे खड़े होकर के उस स्काई शॉट को लिया। अभी हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट कैसे बैठते हैं, क्या उनकी मूवमेंट्स होती हैं, वो सब डिस्कशन होगा कि मेरी राशि क्या है। एक बहुत कॉमन सा सवाल होता है, अखबार के अंदर लोग पन्ने पलटते हैं और देखते हैं। वैदिक ज्योतिष के अंदर, वैदिक शास्त्र के अंदर, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, उसकी यदि बात करी जाए तो आपकी राशि क्या है। आपकी राशि वो है जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, आपका वो साइन है, आपकी वो राशि है। आपकी जन्म पत्री जब बनती है, जन्म पत्री के अंदर चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो आपकी राशि होती है। अभी देखते हैं इसको, इसके ऊपर छोटा सा और बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी सी कंफ्यूजन है, लोग बाग जो है अखबारों के अंदर आती है 20 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक, मेष राशि, वो सन, सूर्य राशि है वो। और हमको देखनी क्या होती है, हम कंसिडर किसको करते हैं, हम चंद्र राशि को कंसिडर करते हैं। जो हमारा नाम रखा जाता है वो सूर्य राशि के ऊपर नहीं रखा जाता है, वो चंद्र राशि पे रखा जाता है। राशियों की बात करते हैं। राशियों का मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था, वो मैं शेयर करूंगा। राशियां हैं टोटल कितनी, 12। उनके नाम अभी मैं मोटे तौर पे बता देता हूं, आगे अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जैसे मुझे याद है ऐसे ही आपको ये याद करनी है। एबीसीडी याद कर रखी है, 1 2 3 याद कर रखा है ना, वैसे ही इसको भी याद करना है। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब आप पत्री पढ़ोगे। जो अपन ने नाम पढ़े, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनके इंग्लिश नाम क्या क्या हो गए। मेष का एरीज, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मैंने तो मेरे हाथों में बैठा रखे हैं ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इंग्लिश में नाम बोले तो एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस। मेष हो गया एरीज, वृष हो गया टॉरस, मिथुन हो गया जेमिनी, कर्क हो गया कैंसर, सिंह हो गया लियो, कन्या हो गया वर्गो, तुला हो गया लिब्रा, वृश्चिक हो गया स्कॉर्पियो, धनु हो गया सेजिटेरियस, मकर हो गया कैप्रिकॉन, कुंभ हो गया एक्वेरियस, और लास्ट में कौन सा बचा, मीन। मीन हो गया पाइसिस। यहां तक बात समझ में आती है, हाँ के ना। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। हमने क्या देखा था, टोटल हमारे पास में कितने नक्षत्र थे, 27 नक्षत्र थे। कौन कौन से नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र जो हैं इनके नाम क्या है। सबसे बड़ी पेचीदा बात ये है कि इनके नाम कैसे ध्यान रखें। 27 मतलब ये तो वजन बढ़ता जा रहा है। पहले प्लानेट के नाम ध्यान रखो, फिर राशियों के नाम ध्यान रखो, फिर अब ये नक्षत्र की बात आ गई, नक्षत्रों के नाम ध्यान रखो। तो ये बेसिक चीजें हैं। ये एक तरीके से मान लो ये एक लैंग्वेज है और ये उस लैंग्वेज के बेसिक्स हैं। हम इंग्लिश में सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो उसके लिए हमने एबीसीडी सीखी थी ना, तो ये एबीसीडी है एस्ट्रोलॉजी की।
अब नक्षत्रों की बात करते हैं। मैं मोटे तौर पे नाम बताता हूँ, मैं इसकी लिस्ट भेजूंगा, वो याद करने पड़ेंगे। उसका एक छोटा सा सेशन होगा जिसके अंदर कैमरे की तरफ देख के सबको बोलना होगा। सबसे पहला है अश्विनी। इसका नाम हिंदी में भी अश्विनी ही है, इंग्लिश में भी अश्विनी ही है ना। भरनी दूसरा, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। मूल नक्षत्र लगभग सभी को मालूम होगा, मूल नक्षत्र तो बड़ा फेमस है। पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा, सतविशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और 27वां और लास्ट रेवती। कितने नक्षत्र हुए? मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ये सारे फीमेल नेम्स ही आ गए। इनकी भी कहानी है एक, ठीक है। वो और कहानी जो इसमें है से तो कई चंद्र की पत्नियां भी है कई इसमें से तो। बहुत सारी कहानी है। अब ये एक कोई राजा था पहले, उनकी बेटी थी ये। अब वो किस बेटी ने क्या किया, कौन किसके साथ में गई, तो वो बड़ी डिटेल कहानी है। वो आगे की जो क्लास होगी कि कौन किसके साथ में क्या किया, किसने किससे शादी करी, कौन किसका स्वामी है, कौन सा प्लैनेट किसके साथ में कनेक्टेड है, वो सारी कहानियां उसके अंदर आ जाएंगी। इसकी कहानी तो ऐसी कहानी है कि मतलब सुनते जाओ, खत्म ही नहीं होगी। मतलब आप सोच लो कि वैदिक जो अपने वेद दिए हुए हैं उनके अंदर क्या क्या, ये जो जितनी भी कहानियां बनाई गई हैं, ये कहानियां क्यों बनाई गई हैं? ताकि आपके लिए उन चीजों को मेमोराइज करना बड़ा आसान हो जाए। पहले कुछ सीरियल आते थे, अब नाम तो मुझे ध्यान नहीं, दक्ष प्रजापति था। दक्ष प्रजापति का तो नाम सुना होगा। तो ये 27 नक्षत्र जो हैं, ये 27 नक्षत्र दक्ष प्रजापति की बेटियों के नाम है। दक्ष ने क्या किया, उनकी शादी वादी कर दी चंद्रमा के साथ में, फिर उनकी लड़ाई हो गई, रोहिणी ने श्राप दे दिया, फिर उसकी वजह से चंद्रमा का जो है शुक्ल पक्ष हो गया और कृष्ण पक्ष हो गया। वो अलग कहानी, वो हम और डिटेल में चले जाएंगे। तो हम अभी कहाँ थे? हम वहीं रहते हैं। हम बात करते हैं, हमने अभी बात करी साइंस की, हाउसेस की, प्लैनेट की। एक एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर, अगर आप देखोगे तो वो आप डाउनलोड पे लगा दो, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड पे लगा दो। स्काई व्यू करके एप्लीकेशन है वो, उसका नाम एप्लीकेशन का। मोबाइल पर इसमें प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और एप्पल के अंदर ये ऐप स्टोर में मिल जाएगी, स्काई व्यू। उसको डाउनलोड कर करके रख लो, डाउनलोड के लिए अभी लगा दो। थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि स्काई व्यू हमको क्या स्काई शॉट दिखाता है, कि आकाश में कौन सा प्लैनेट कहाँ चल रहा है, उसकी मूवमेंट क्या है। और जो 1 2 3 जो फीमेल्स हैं अभी हमारी क्लास के अंदर, वो ये देख पाएंगी कि भाई चंद्रमा कहाँ पर है, ताकि उनका इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाए कि अभी यहाँ पर है, यहाँ से ऊपर कितनी देर में आएगा। आप तुरंत पता लगा सकते हो चंद्रमा की पोजीशन देख करके इतने बजे होगेगा। पेपर में टाइम आता है मून राइज का, तो उस मून राइज का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे। स्काई व्यू करके एक एप्लीकेशन है सर, स्काई व्यू लाइट पे आ रहा है। हाँ, स्काई व्यू लाइट करके है। आगे सर। स्काई व्यू, स्काई व्यू लाइट करके आएगा ये। एक तो इसमें पेड होगी, एक फ्री वाली, तो अपन तो फ्री वाली डाउनलोड कर लेते हैं। अभी एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों हो जाने दो, ये होती रहेगी। मीनवाइल सर, वो स्काई व्यू डाउनलोड हो गया था, उसका म्यूजिक आ रहा था। अभी उसको बंद रखो, एक साथ मैं दिखाऊंगा, उसकी स्क्रीन शेयर करूंगा, तब आप देखना। मैं जयपुर में बैठा हूं। अब पहले हम ये देखते हैं कि जो अभी हमने राशियों की बात करी थी, ज़ोडिएक की बात करी थी, वो कैसे क्या काम करता है। जन्म पत्री जब बनाते हैं तो क्या होता है कि एक ऐसा था ना, वो बनाते हैं बॉक्स, ऐसे कुछ बॉक्स बनाते हैं। जी सर। अब ये तो मैंने बिना स्केल के बनाया है, सॉफ्टवेयर बढ़िया बढ़िया आ गए हैं, पर एक बार बेसिक के लिए हमको हमारे हाथ से बनाना आना चाहिए।
क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जब मोबाइल में इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा होता है, आपको टशन भी मारनी होती है कि भाई आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी है, तो हाथ से आप बनाना जानोगे, आपको ये पता होगा कि गोचर में कौन से प्लैनेट कहाँ चल रहे हैं, तो तुरंत 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 काम हो जाएगा। तो इसकी मदद से बड़ी हेल्प हो जाती है। अभी आज वो था, फ्री कंसल्टेंसीज होती हैं संडे को, तो मेरा लैपटॉप चला गया उस पर अपडेट पर, अब कोई आ गए यहाँ पर, तो मोबाइल पे चलाया, मोबाइल के ऊपर तो बड़ी दिक्कत, मुझे तो लगा ये तो पनिशमेंट हो गई, सारा फिर हाथ से बना करके लिख करके इंटरप्रिटेशन। वो कब कर पाए जब हाथ से करना आता था, हाथ से करना ही नहीं आएगा तो फिर आप मोबाइल लैपटॉप इनके टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठे रहोगे। तो इसको बनाना सीखो। अब अपन ने ये कैसे फॉर्म किया, बहुत आसान, एक बॉक्स बनाया, उसमें ये क्रॉस क्रिएट कर दिया। अब 1 2 3 4, बस इन चारों को जोड़ना है एक दूसरे से। ये 1 2 3 और 4, ये बन गया टेवा। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। सुंदर बनाया ना बिना स्केल के। अब ये जो बन गया, ये क्या बना, ये बना एक बॉक्स। इसको समझने के लिए हम बोलते हैं ये बॉक्स है, ये एक खाना है। एक खाना ये हो गया, एक खाना ये हो गया, ठीक है। अभी हम सिर्फ बॉक्स की बात कर रहे हैं और हम कोई बात नहीं कर रहे। ये टोटल कितने बॉक्सेस बने, ये टोटल 12 बॉक्सेस बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जल्दी जल्दी बोलती है, नाम नंबर लिख देता हूं। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, इन बॉक्सेस के अंदर नंबर की रोटेशन कैसे घूमेगी। ये बॉक्स नंबर 1, ये बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, खाना 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 4 डब्बे 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 से बना लिया हमने। ठीक है। अब ये हमने कितने टोटल बनाए, ये हमने 12 डब्बे बनाए। तो जन्म पत्री के अंदर हमारी लाइफ में घटित होने वाली जितनी घटनाएं हैं, जितने इवेंट्स हैं, जितनी चीजें हैं, उन सब का कोरिलेशन इन 12 खानों के अंदर फिट कर दिया वैदिक ज्योतिष के अंदर। मतलब नहीं आ रहा था फिर भी अंदर डाल दिया कि भाई जो भी कुछ करना है इसी के अंदर से करना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जितनी एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस होती हैं, जितनी प्रेडिक्शंस होती हैं, जितने फोरकास्ट होते हैं, वो इन 12 खानों के अंदर से ही होते हैं। बहुत डाइवर्सिफाइड इनके वो हैं। अब ये हो गए खानों की बात, किसकी, खानों की बात। फिर हमने बात करी थी राशियों की। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। आप 2 दिन 3 दिन तक घर वाले बोलेंगे यार ये क्या क्या बड़बड़ाने लग गया, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु। सबके घर वाले परेशान हो जाएंगे, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है। तो ये इसी तरीके से याद होना बहुत जरूरी है ना। अभी तो हमने खाने बनाए हैं, ये जो 1 लिखा है ना, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बॉक्सेस हैं। जन्म पत्री के अंदर भी नंबर लिखे हुए होते हैं। वो नंबरों को, वो नंबर ये नंबर नहीं है, ये कुछ और चीज है, ये बॉक्स है, ये खाना है। अब हम बात करेंगे राशियों की। हमने ये बॉक्स बना लिया। अब इन बॉक्सेस के अंदर राशियों को सबसे पहले फिट करेंगे, ठीक है। अब मैं राशियों के नंबर लिख रहा हूं। ऊपर जो मैंने लिखा था यहां पे, कि क्या लिखा था, ये बॉक्सेस थे, समझाने के लिए मैंने इसमें नंबर लिखा था। तो इसको तो भूल जाओ कि मैंने कुछ लिखा भी था क्या, तो छुपा दो। अब हम
उन खानों के अंदर, उन 12 खानों के अंदर 12 राशियों के नंबर लिख रहे हैं। यहां नंबर लिख रहे हैं, फिर यहां पे उन राशियों के नाम लिखेंगे। थोड़ा सा बड़ा बना लेते, राशि के नाम बड़े बड़े होते हैं। तो ये पहली राशि, पहली राशि, पहला साइन, ये दूसरा साइन, ये तीसरा साइन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां। क्या मैंने बॉक्सेस के अंदर जो राशियों के, मैंने जो ये 12 खानों के अंदर राशियों के नाम लिखे, ये देखा, समझ में आया 12 राशियां हैं। अब मैं इसको यहाँ पे राशियों के नाम के साथ में लिखता हूं। कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन। वो जो मैंने नंबर लिखे थे, 1 नंबर की जगह मैंने मेष लिख दिया, 2 नंबर की जगह मैंने वृष लिख दिया। वो जो सीक्वेंस था ना, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन का, उसी हिसाब से मैंने इन राशियों के नाम इसमें लिख दिए। खाने में राशियों के पहले मैंने नंबर लिखे थे, अब उस नंबर की जगह मैंने नाम लिख दिया। खाने जो थे, ये जो खाना था ना, खाना बॉक्स, ये फिक्स है, ये गोल गोल नहीं घूमता। अब इस बॉक्स के अंदर ये जो राशियां हैं, ये जो नंबर लिखे हैं यहाँ पे, ये कुछ ही नहीं है, ये तो खाना था, समझ लिया उस बात को। ये जो राशियां हैं, ये गोल गोल घूमती रहती है, और गोल गोल घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। अभी जो इसके अंदर हमने नंबर लिखे हैं, वो कैसे लिखे हैं? एंटी क्लॉकवाइज है ना ये, 1 के बाद 2 आ रहा है, 1 के बाद 2 यहां क्यों नहीं आ रहा? ये तो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब अगर यहां मैंने पहले 1 लिखा था, अगर मैं इस 1 को यहां लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 की इच्छा नहीं है कि मैं यहां बैठूं, 1 की इच्छा हो गई चलो यार दूसरे खाने में चलते हैं, यहां बैठा बैठा बोर हो गया, तो शिफ्ट हो गया दूसरे खाने में, दूसरे डब्बे में। अब 1 यहां पर आ गया, तो जैसे ही 1 शिफ्ट होगा, उसके अड़ोसी पड़ोसियों को भी शिफ्ट होना पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी हो गई। अब 1 यहां आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 1 की इच्छा नहीं थी ना, मूड चेंज हो गया, मूड स्विंग्स हो गए उसको कि यार अब मेरे को इस घर में नहीं रहना, मैं दूसरे घर में जाता हूं, दूसरे घर में जाके रहने लग गया। द सेम वे, द सेम वे 1 की इच्छा, दोबारा से मूड फ्लक्चुएशन आया, मूड स्विंग आया कि यार मेरे को इस घर में नहीं रहना, अभी मैं इधर वाले घर में गया था, अब मैं उधर वाले घर में जाता हूं। तो 1 बोला मैं तो यहां रहूंगा, 12वें खाने में रहूंगा। अभी हमने ऊपर जो ये देखा था, ये खाने थे, ये पहला खाना था, ये 12वां खाना था, ये दूसरा खाना था। खाने वाला खाना नहीं, ये बॉक्स वाले खाने की बात हो रही है। एक डब्बा था, ये पहला डब्बा था, ये दूसरा डब्बा था, ये 12वां डब्बा था, ये 8वां डब्बा था, ये छठा डब्बा था। तो 1 क्या बोला, यहां पर मेरे को पहले डब्बे में रहना है। यहां क्या बोला, मैं दूसरे डब्बे में जाऊंगा। यहां क्या बोल रहा है, मेरे को 12वें डब्बे में रहना है। तो अगर 1 यहां पर 12वें डब्बे में जाने की उसने इच्छा कर दी, तो बाकियों को तो फिर नरेंद्र मोदी जी की बात सुननी पड़ेगी, जो वो कहेंगे वो करना ही पड़ेगा। तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। क्या ये बात क्लियर हुई?
कि बॉक्सेस खाने फिक्स हैं, उन खानों के अंदर जो राशियां हैं वो अपना मूवमेंट अपनी मर्जी के अनुसार करती हैं, अपनी मर्जी के अनुसार मतलब उनका जो पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का वो फिक्स रहता है। पर जैसे जैसे टाइम धरती घूमती रहती है वैसे वैसे ये जो वन जहां था, पहला डब्बे के अंदर जो वन नंबर था वो चेंज होता रहता है। सबसे पहला जो खाना था ना, ये इसको बोलते हैं लगन। ज़ोडिएक या कह लो राशि जो है वो कहां से शुरू होती है? वो लगन से शुरू होती है। पत्री जब भी आप पढ़ोगे तो आपसे मैं बीच बीच में सवाल करूंगा कि साहब देख के बताना कौन से लगन की पत्री है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सवाल आते ही आपके दिमाग के एंटीने खड़े हो जाएंगे और आप कहां जाओगे? आप पहले डब्बे के पास में जाओगे और पहले डब्बे में देखोगे कि पहले के डब्बे के अंदर कौन सी राशि का नंबर लिखा है। इस वाले के अंदर पहले डब्बे में लगन के अंदर 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? 2 नंबर राशि होती है वृष वाली। मेष वृष नाम नंबर के साथ में लिखूं? कंफ्यूजन है इस पॉइंट के अंदर? नहीं सर, क्लियर? क्लियर। अब जैसे ये राशि घूम रही है, राशि ने बुलाया चलो थोड़ी दूर की सैर करके आते हैं। इसने बोला कि चलो यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी कहां थी? अभी अड़ोसी पड़ोसी के पास में गई थी, अड़ोसी पड़ोसी वाले डब्बे में गई थी। अभी पहली राशि मेष राशि 12वें खाने में थी। यहां पे मेष राशि पहले खाने में थी, पहले डिब्बे में थी। यहां पर मेष राशि दूसरे डिब्बे में थी, दूसरे बॉक्स में थी। और यहां पर मेष राशि कौन से डब्बे में चली गई? 8वें। यहां से देख लिया, समझ में आई बात? कि जो राशि है वो टाइम के अकॉर्डिंग गोल गोल घूमती रहती है। डब्बे फिक्स हैं, राशियां गोल गोल घूमती रहती हैं। डब्बा फिक्स, राशि बर्थ टाइम के अनुसार सेट होगी। अब इसका लाइव व्यू देखते हैं एक, कि अगर कोई व्यक्ति, ये क्या हो गया हमारा? एल जो मैंने लिखा है दैट इज लगन। ये लगन हो गया। लगन मतलब पहला डिब्बा, पहला खाना, पहला बॉक्स। या ज्योतिष की भाषा में बोले तो ये हो गया हमारा पहला भाव। भाव मतलब मार्केट का क्या भाव है वो वाला भाव नहीं, ज्योतिष की भाषा में इसको भाव बोला जाता है। तो ये लगन है। इस लगन के अंदर कौन सी राशि आएगी ये हर महीने के अंदर सन की पोजीशन की टाइमिंग सेट करती है। मतलब इसको यूं मान लो, अप्रैल की अगर हम बात करते हैं, अप्रैल महीने के अंदर यदि कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में पैदा होता है। अब हम थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाले पैटर्न पर आ गए। अप्रैल के महीने में अगर कोई व्यक्ति सुबह 4 से 6 के बीच में पैदा हुआ है तो पहले डब्बे के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ होगा। अच्छा, ये फिक्स है। अभी हम इसको जन्मपत्री बना बनाकर भी क्रॉस चेक करते हैं तुरंत। कितने बजे से? 4 से 6 बजे के बीच में, 4 AM टू 6 AM। अप्रैल की बात हो रही खाली, मई की कुछ और बात है, जून की कुछ और बात है। 6 से 8 बजे के बीच में जो ये 1 नंबर राशि है ना, ये जो 1 नंबर लिखा है ये क्या है? ये राशि है, मेष राशि। या इसको मैं मेष लिख दूं? यहां पर मेष जो होगा 4 से 6 बजे के बीच में होगा। अब सब 7 बजे पैदा हुए
7:30 बजे पैदा हुए, तो ये एक नंबर क्लॉकवाइज चलता हुआ यहां आ जाएगा। कहां? 6 से 8 के बीच में, 8:30 मान लो, जगह के हिसाब से फर्क पड़ता रहता है, वो कोई फिक्स नहीं है। मतलब ये 6 से 8 की एक टाइम रेंज है, कोई फिक्स नहीं है कि साहब 6:10 के अंदर तो लगन में पाया गया, आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपने बताया था, गलत बता दिया। वो लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। जो अभी हमने देखा था ना कि चंद्रमा जयपुर में तो किस समय पर उग रहा है, मुंबई में किस समय पर उग रहा है, केरला में किस समय पर उग रहा है, तो लोकेशन के हिसाब से प्लैनेट का जो होराइजन से बाहर निकल के झांकने का टाइम है वो भी चेंज हो जाता है। अब 8 से 10 बजे का जो पीरियड है, 8 से 10 बजे के बीच में अप्रैल के महीने में यदि कोई पैदा होता है तो मेष कहां पाया जाएगा? प्रेफरेबली यहां पाया जाएगा। एक घर और आगे सरक गया। ये जो चीजें मैं आज बता रहा हूं ये टशन मारने के काम में आती है। आपको कुछ भी नहीं पता, आपके पास में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, फिर भी आपको पत्री फॉर्म करनी है, तो कैसे फॉर्म करोगे? ये वो तरीका है कि आपको ये पता है कि लगन के अंदर कौन सा पहले खाने में, पहले बॉक्स के अंदर कौन सी राशि होगी, उसका पता कैसे लगाया जाए बिना कंप्यूटर के ऊपर पत्री बनाए। ये टाइम रेंज है, हम आगे जाके इसको ऑल फिल्टर कर लेंगे कि भाई जयपुर की लोकेशन के अंदर अगर राजस्थान की लोकेशन में कोई आदमी पैदा हुआ है तो उसकी टाइम रेंज क्या है, महाराष्ट्र की लोकेशन में कोई पैदा हुआ है तो उसकी टाइम रेंज क्या है, वो सब फिल्टर हो जाएगी बाद में, मोटे तौर पे समझ रहे हैं। यही अगर 10 से 12 की बात होती है तो कहां चला जाएगा? आगे और कुछ है? यहां सरक जाएगा। जयपुर की अगर मैं बात करूं तो ये टाइम स्लॉट हो जाता है 11 से 12 1 का, मतलब 11:30 से 1:30 का, 11:30 से 1:30 के बीच में मेष राशि यहां पाई जाएगी अप्रैल महीने के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। अब इसका एक छोटा सा लाइव हम जन्मपत्री बनाते हैं, डेट डालते हैं और चेक करते हैं कि क्या होता है, कैसे चल रहा है ये। स्क्रीन आ रही है? जी सर। अब मैं इसमें करता हूं क्रिएट न्यू चार्ट, जयपुर का डालते हैं, डेट डालते हैं इसके अंदर 28 अप्रैल, आज का ईयर डाल लेते हैं। टाइम इसके अंदर हम डालते हैं सुबह का 5:30 बजे का, जयपुर का। क्रिएट चार्ट, ये जो दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, दिखा? क्या दिखा? ये एक डब्बा सा बना हुआ है, वही जो मैं अभी कागज के ऊपर बना रहा था, वही बना हुआ आ रहा है। यस सर। ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा, जी ये सर। तीसरा डब्बा। और हमने अभी क्या देखा जी था? सर। अप्रैल महीने के अंदर, अप्रैल से 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में अपन ने एक रैंडम डेट ली, 20 अप्रैल से लेकर के 20 मई के बीच में यदि कोई व्यक्ति पैदा होता है, जयपुर की यदि बात करें, तो हमने 5:30 बजे का टाइम डाला, हमने टाइम लिमिट ली थी 4 से 6 बजे की। जी सर। तो एक नंबर मेष राशि कहां पाई गई, कौन से डब्बे में पाई गई? पहले डब्बे में सर। पहले डब्बे में। अब यही मैं डेट चेंज करता हूं, एडिट चार्ट डेटा, हाँ टाइम चेंज करता हूं। अब इस टाइम को मैं करता हूं 7:45 कर देता हूं। ठीक है, मेष राशि कहां गई, कौन से डब्बे में गई मेष राशि? 12th में आ गई सर। 12वें में। 12वें में चली गई। हम्म। अब अगर ये टाइम चेंज करके 8 से 10 का डालूंगा तो तीसरे में, 12:30 का डालता हूं,
ये मेष राशि कहाँ जाएगी बताओ? सर 9th हाउस में। सर 9वें 8वें में। अरे कैसे जाएगी 9वें 8वें में? 12:30 बजे। 2-2 घंटे का 2.5 घंटे का हम टाइम स्लॉट लेके चल रहे थे ना। तो 8 सुबह 4 से 6 पहले, 6 से 8 12वें में, 8 से 10 11वें में, 8 से 10 11वें में, 10 से 12 10वें में, पर्दा हटा और दिया। 9वें में जाना चाहिए। मैंने और 10 जयपुर में। मैंने अभी उसमें बताया था, जयपुर का जब हम लेंगे ना तो जयपुर का थोड़ा सा आगे चलता है 1 घंटा। जो मैंने 4 से 6 का टाइम लिया था उसको आप 5 से 7 पर आ जाओ, 5 से 7 तक उसमें रहेगा। लोकेशन के हिसाब से ये टाइम स्लॉट चेंज होता रहता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान के अंदर ये ज़ोडिएक साइकिल कैसे चल रही है, महाराष्ट्र में कैसे चल रही है। अब अगर मैं 12:30 को घटा करके 11:30 भी करता हूं तो ये कहां चला जाएगा? उसी में रहेगा। उसी में रहेगा। जी। अब इसको चेंज करके साढ़े 11 को चेंज करके 1 बजे का टाइम कर दिया जाए, या 1 बजे का भी नहीं करते हैं, हम 2 बजे का टाइम करते हैं, तो ये कहां जाएगा? नवे में गया ना। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 सेकेंड, हेलो, क्लास चल रही है अभी। इससे क्या समझ में आया? जैसे जैसे दिन उगता जा रहा है, राशियां फिक्स थी ना ज़ोडिएक में, ज़ोडिएक के अंदर अप्रैल में, कि भाई धरती तो गोल घूम रही है, 24 घंटे दिन रात हो रहे हैं, और एक सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है। 2 मूवमेंट्स हो गई धरती की। तो इस मूवमेंट की वजह से इस राशि जो लगन है, लगन के अंदर जो राशि चेंज होती जा रही है। हमने जब सुबह की पत्री बनाई थी 6:30 बजे की, उस वक्त लगन के अंदर कौन सी राशि थी? एरीज, मेष राशि थी। और जब यही सेम पत्री हमने 2:30 बजे की बनाई तो लगन के अंदर कौन सी राशि आ गई? 5 नंबर राशि, सिंह राशि। ये समझ में आई? मोटी मोटी बात समझ में आई। ज्यादा हम आगे पढ़ेंगे तो बात ज्यादा लोड पड़ जाएगा, आज दिमाग पे ज्यादा जोर डालने का नहीं। अब दोबारा से क्या वो स्क्रीन आ गई कागज वाली? देखो कितनी अच्छी राइटिंग है मेरी। अब हम प्लैनेट्स की बात कर रहे थे। कितने प्लैनेट थे? 7 प्लैनेट, 2 नोड्स थे। अब वो प्लैनेट इसके अंदर कहां कैसे फिट होंगे? सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। उसके अंदर हम राशियों के नाम लिख रहे हैं, 1 2 3 4। बॉक्स के नाम नहीं लिख रहा हूं। बॉक्स के नाम मैं कभी नहीं लिखूंगा क्योंकि बॉक्स की लिखने की जरूरत ही नहीं है। सब यहाँ पर शूरवीर योद्धा इंटेलिजेंट लोग, सबको बॉक्स के नाम तो याद हो गए। अगर पूछा जाए कि साहब ये कौन सा बॉक्स है, बता सकते हो? कि 7वां बॉक्स, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां बॉक्स, वो फिक्स है। जब भी मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूं तो वो नंबर का मतलब है राशि। जब भी जन्म पत्री आप खोलोगे, उस जन्म पत्री के अंदर जो नंबर लिखा हुआ आएगा, उस नंबर का मतलब ही है कि वो राशि का नाम लिखा हुआ है, राशि लिखी हुई है। राशि को अंकित करने के लिए छोटा सा डब्बा है ना, राशि का नाम लिख दूंगा तो जब डब्बे में जगह खत्म हो जाएगी, इसलिए 1 लिख करके काम चला दिया। भारतीय है ना, कंजूस है, दिमाग लगा लिया। 2 3 4, मैं नहीं बोलता हूं ऐसा, बाहर के लोग बोलते हैं। मेरे पे मैसेज आने लग जाए कि हमको भारतीय को कंजूस कैसे बोल दिया। अब मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हो गई। अब इनके अंदर 9 प्लैनेट्स गोल गोल घूमते रहते हैं। कब कौन सा प्लैनेट कहां घूम रहा होगा, वो हमने जो हमारे मोबाइल के अंदर स्काई व्यू डाउनलोड करी थी,
उसको ओपन करेंगे। ओपन कर ली? साउंड प्लीज, साउंड मेरी वाली चलेगी देखो। पंकज जी शायद आपकी साउंड आ रही है। नहीं सर, मेरी तो नहीं आ रही, किसकी मैंने साउंड आ ऑफ रही कर है? रखा। चलो कोई बात नहीं। अब ये जो दिख रहा है, मैं जयपुर में बैठा हूं, मैंने टेबल पे स्काई व्यू एप्लीकेशन खोल करके रखी हुई है, तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि ये क्या दिख रहा है? ये बताओ। ये एक बिच्छू जैसा कुछ नजर आ रहा है? जी सर। जी सर, स्कॉर्पियो। अब इसी को मैं आसमान की तरफ करता हूं, आसमान की तरफ किया। अच्छा चलो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम, अभी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, सूरज कितने बजे डूबा था? कितने बजे डूबा था? 6 बजे अराउंड। 6 से 7 के बीच में अराउंड डूबा था। अभी घड़ी में बज रहे हैं 8, तो मेरे सामने सूरज डूबता है, तो पहले हम सूरज को ढूंढते हैं, भाई सूरज कहां गया? ये रहा। समझ आया क्या हुआ? ये जी स्काई सर। व्यू है। जी सर। ये स्काई व्यू आपको क्या दिखा रही है कि सूरज सामने से डूबा, तो डूब करके अभी वहां पहुंचा है जहां पर ये दिखा रही है। ये देखो, ये जो लाल लाइन दिख रही है, नजर आ रही है लाल लाइन? जी। ये लाल लाइन क्या है? पता ये नहीं। लाल लाइन हॉराइजन है। क्या है? इसको बोलते हैं हॉराइजन, हॉरिजॉन, होराइजन, होरिजोन। है ना? ये पर्टिकुलर लाइन से ऊपर जब कोई प्लैनेट जाएगा, तब हमको वो धरती से नजर आएगा। इस लाइन से ऊपर, ये देखो, ये क्या है? चंद्रमा। घड़ी में सिंह। टाइम देखो। सर और अभी तो बहुत नीचे है। बहुत धीरे है ना? तो हाँ अब सर। ये जो इसकी ये हो गई, ये देखो छोटी सी डॉटेड लाइन सी क्रिएट हो गई है, तो ये चंद्रमा का पाथ हो गया कि अभी चंद्रमा इतने बजे यहां पर है। अब चंद्रमा लगभग आधे घंटे में हॉराइजन को टच कर लेगा, और हॉराइजन को टच करने के आधे घंटे बाद में नजर आने लग जाएगा ऊपर। ये हॉराइजन लाइन हो गई ना? ये देखो, ये ईस्ट लिखा हुआ। जी। ईस्ट क्या है? जहां से सूरज उगेगा। कल सुबह की एक्सरसाइज देता हूं। सूरज उगने का टाइम अभी नेट पर देख लेना, मैं बता दूंगा क्या टाइम है। उससे 10 मिनट पहले उठ के, मतलब जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो तो कर ही सकते हैं, उनके लिए तो आसान है। 10 मिनट पहले उठ के स्काई व्यू ऐप खोल करके ऐसे ईस्ट पे देखना कि सूरज यहां पर है क्या, कैसे ऊपर गया, वो समझ में आएगा। देखो, ये समझ में आ रही? ये साउथ ईस्ट हो गया, ये डायरेक्शंस हो गए। ये देखो, एक सैटेलाइट घूम रही, यस सर। ये साउथ हो गया, है ना? साउथ के बाद में अगर हम बात करें, ये साउथ वेस्ट आ गया, ये वापस से वेस्ट आ गया। यहाँ पे सूरज डूबा था, और सूरज देवता अभी यहां पर हैं। आकाश में अगर हम आज की तारीख की पत्री बनाते हैं, तो स्काई शॉट क्या है? ये कौन सा प्लैनेट है छोटा सा?
मरकुरी, मरकरी, लिखो, कागज में लिखो इसको, नोट बनाओ इसका। मरकरी। आकांक्षा जी, पंकज जी, हाँ सर। पकड़ लो मरकुरी को। क्या देख रहे हो आप? धीरे धीरे इससे बहुत अच्छी समझ आएगी चीज। मरकरी से थोड़ा सा दूरी पर कौन है? ये कौन सा प्लैनेट आया? सन, ये कौन सा प्लैनेट आया? जुपिटर, 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 और ये कौन सा प्लैनेट आया? सैटर्न, और ये कौन सा प्लैनेट आया? वीनस, अभी क्या देख रहे हो आसमान के अंदर? बुध, सूर्य, जुपिटर, सैटर्न और वीनस। वीनस। ये एक दूसरे के साथ में ना भाईचारा पार्टी कर रहे हैं आसमान में, साथ साथ आसपास ही ना, एकदम अगल बगल में। और ये देखो पीछे जो ये साइन बना हुआ है, क्या साइन है बताओ? ये है कैप्रिकॉन। भेड़ा बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं कैप्रिकॉन, मकर राशि। मकर राशि का नंबर क्या था? 10 नंबर। ये क्या है? मरकरी। मर्क्यूरी। मरकरी कहां बैठा है? मरकरी एक्वेरियस में बैठा है, एक्वेरियस राशि में। एक्वेरियस। एक्वेरियस में बैठा है ना। और ये जो 1 2 3 4 प्लैनेट हैं, ये कहां बैठे हैं? ये कैप्रिकॉन में बैठे हैं, मकर में, 10 नंबर में। जब आप जन्मपत्री बनाओगे तो जब वो टेवा बनेगा, उस टेवे के अंदर जहां 10 नंबर लिखा हुआ होगा, वहां पर आप ये पाओगे कि वहां पर ये 3 प्लैनेट बैठे पार्टी कर रहे हैं। कौन कौन से? सन, जुपिटर, सैटर्न और वीनस। अब एक बार हम इसको रख देते हैं। ये अच्छे से मोबाइल को बंद कर दो और वापस मेरी स्क्रीन पर आ जाओ। क्या मेरी स्क्रीन आ गई? जी सर, जी सर। जी सर। अब इसको तो करते हैं बंद, नहीं बंद नहीं करते हैं, इसको करते हैं क्रिएट न्यू चार्ट। यस, ओके, एंटर नेम डालते हैं करंट। सूर्य, शनि, शुक्र और जुपिटर कहां पाए जाएंगे? 10वें खाने में पाए जाएंगे। मतलब जहां भी 10 नंबर लिखा होगा वो वहीं बैठे होंगे। 31 जनवरी 2021 20:21 की पत्री बना लूं? कि मैंने पत्री बना ली। सर देखो जी, ये पत्री बनी। जी सर। अब इस पत्री के अंदर 10 नंबर कहां लिखा हुआ है? छठे घर में सर। छठे घर में, छठे डब्बे में, छठे भाव में। कौन सी राशि है? 10वीं राशि है। मकर राशि। 10वीं राशि के अंदर कौन कौन से प्लैनेट है? सूर्य, वीनस, सैटर्न, जुपिटर। ये पीएल और एफओ लिखा हुआ है, इनको एक बार छोड़ दो। ये वेस्टर्न जब हम करेंगे कंटेंट उसके अंदर आएगा, उसके अंदर देखेंगे। तो यहां पर हमारे 4 प्लैनेट पाए गए। तो ये प्लैनेट इस जन्मपत्री के इस खाने की इस राशि के अंदर कैसे आए? कैसे आए? अभी जो सर मूवमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये कैसे आए कि हमने जो भी ज़ोडिएक देखा था, 3 2 1, हमने जो भी ज़ोडिएक देखा था ना, जी सर, इसमें कहां पर है तीनों? चारों बल्कि सर मकर में। मकर में है ना। तो हमारे ज़ोडिएक के अंदर ये प्लैनेट मकर में कैसे इनकॉर्पोरेट हुए,
उसके पीछे की साइंस क्या हुई? ये साइंस हुई कि इस आकाश के अंदर कौन सा प्लैनेट कहां चल रहा है, उसका मूल्यांकन आप कैसे करोगे? इस तरीके से करोगे। तो वैदिक शास्त्रों के अंदर जो चीजें इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब सोचो कितना पुराना वैदिक शास्त्र रहा होगा उस वक्त। तो आज तो आप आईफोन के मोबाइल के अंदर खोल खोल करके देख ले रहे हो आकाश का स्काई शॉट। कैसे उन लोगों ने उस वक्त की टेक्नोलॉजी को काम में लेते हुए इन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया, पकड़ा, इनकी रोटेशन को देखा, समझा। लगभग यही आ रहा है, हाँ के ना? जी सर। जी सर। जी सर। अब अगर वापस स्क्रीन आ गई, पतरी आ गई बनी हुई। जी हाँ सर। सर। जी। अब ये देखो ये क्या बनाओ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो चलो इसको भी देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? चंद्रमा की पोजीशन अभी हमने देखी थी। चंद्रमा कौन सी राशि के साथ में है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, पांचवी राशि के साथ में है। सिंह के जी साथ। सर। सिंह के साथ में। अब गो टू एप्लीकेशन। चंद्रमा को यदि देखा जाए तो चंद्रमा ये रहा। कौन सी राशि है ये? सिंह राशि सर। सिंह लियो है सर। फिफ्थ वाली। अभी जब हमने पत्री में देखा था तो चंद्रमा कहाँ पाया जा रहा था? लियो में सिंह था सर। फिफ्थ में। मतलब आज की यदि बात करें तो चंद्रमा की दोस्ती, चंद्रमा ने किसका हाथ पकड़ रखा है? चंद्रमा ने सिंह का हाथ पकड़ रखा है। सिंह राशि के साथ में घूम रहा है। कहां पर? तारामंडल में, आकाश में, यूनिवर्स के अंदर। धरती से देख पा रहे हैं ना हम इसको? थोड़ी देर बाद में ऊपर निकल जाएगा। चंद्रमा को तो देख पाएंगे, सिंह राशि को नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ? चंद्रमा तो देख पा रहे हैं। और जी इस सर। एप्लीकेशन की मदद से हमको ये पता चल रहा है कि चंद्रमा कौन सी राशि में है। अब हमने सूरज की बात करी थी, सूरज अभी ढप गया, ढल गया ना जी सूरज। जी। जी। कैसे इन आकाश के अंदर मूवमेंट कर रहे प्लैनेट्स को पकड़ के हमने उस टेबल में रख दिया। छोटी सी टेबल के अंदर ये जो हम डब्बे डब्बे बना रहे हैं इसमें कैसे फिट किया, कैसे फिक्स किया, कैसे इनकी मूवमेंट हो रही है, कैसे हमने बहुत महीन अध्ययन कर करके ये एनालिसिस किया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर अगर कोई प्लैनेट जा रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, कितनी ड्यूरेशन लग रही है। ये समझ में आया? तो ये जो हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो भी चीज पढ़ेंगे, देखेंगे, करेंगे, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक है और बहुत बहुत बारीकी से कैलकुलेटेड चीज है। आई बात समझ में? जी सर। लोग बोलते हैं साहब हम नहीं मानते, कुछ नहीं होता, प्लैनेट्स इफेक्ट नहीं देते। आप देखो सुबह सूरज उगता है ना? जी आप सो रहे हो जी सर। कमरे में नहीं, जी सर। ये हम एक असम्पशन लेते हैं, हम छत पे सो रहे हैं। तो कितना ही शूरवीर शहंशाह हो, अगर वो व्यक्ति पहले हम जब छोटे छोटे बच्चे थे छत पे ही सोते थे, आप छत पे सो रहे हो, सुबह गर्मियों के टाइम पे सूरज लगभग 5-5:15 बजे तक तो अच्छी धूप देता था। तो सूरज उगने के बाद में आप कितने ही आलसी हो, आपको खड़े होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूरज के होराइजन से बाहर आने के बाद में जो उसके अंदर से किरणें निकल रही है, रेज निकल रही है, या जो भी एनर्जी निकल रही है, वो इतनी पावरफुल है, इतनी इफेक्टिव है कि उसने सोते हुए आपको उठा दिया, खड़ा कर दिया, बोले यार यहां से चलो, उठ गए। तो हमारा दिन की शुरुआत हो गई। किस घटना की वजह से? उस सूरज से, जो कि हमारे से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है। वो जब हमारे होराइजन से बाहर निकला, सूरज उगा, सनराइज हुआ, सनराइज होते ही जैसे उसकी किरणें पड़ी, रोशनी आई, तो
हमारे इस शरीर के अंदर कुछ चेंजेस हुए, उन चेंजेस की वजह से सो रहे थे हम, ये अगर हम कमरे में सो रहे होते, कमरे में अंधेरा होता, सूरज की रोशनी हम पर नहीं पड़ती, तो क्या हमारी आंख खुलती 5 सवा 5 बजे? 8 बजे तक सोते ही रहते, डिस्टरबेंस नहीं होता तो, अलार्म नहीं बजता तो। पर उस सूरज की जो रोशनी पड़ रही है, किरण पड़ रही है आकाश के नीचे जाने की वजह से, तो क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं? डिफरेंस इन इवेंट समझ में आया कि खुले आकाश के नीचे जो घटनाएं घटित होती हैं वो क्यों इतनी पावरफुल होती है, प्लैनेट्स का इंपैक्ट क्यों बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आसमान के नीचे। अंदर भी पड़ता है, कमरे के अंदर भी अगर आप सो रहे हो तो 8-9 बजे तक अच्छी रोशनी हो जाती है, अनटिल अनलेस आपने बिल्कुल ही उसको डार्क जोन नहीं बना रखा, खिड़की वगैरह होती है, पता चल जाता है रोशनी को, सुबह उठने का टाइम हो गया। और नहीं भी तो आप 8 घंटे 9 घंटे से ज्यादा नॉर्मल व्यक्ति नहीं, कुछ होते हैं कुंभकर्ण 12-12 घंटे सो लेते हैं, पर एक नॉर्मल व्यक्ति 8-9 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाता। तो प्लैनेटरी मूवमेंट की वजह से हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, उन चीजों की स्टडी ही एस्ट्रोलॉजी है। उनको पकड़ना कैसे है? पकड़ना है इस खाने के अंदर रख के, हाँ के ना, जी सर। कि आसमान के अंदर क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको हमको कैसे देखना है, कैसे ट्रैक करना है। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, आपको टाइम लेना है और उन चीजों को ईमानदारी से, या चलो हम ग्रुप के अंदर, जो मैं अभी आपको थोड़ा सा एक वर्क दूंगा, लिख लिख करके बस खाली 5 बार लिख लेना एक एक सेगमेंट को। सेगमेंट क्या क्या होंगे, कौन कौन से सेगमेंट होंगे? जो हमने अभी देखा था, क्या कि राशियां हमने नाम देखे थे, राशियों के नाम मैं बता दूंगा, प्लैनेट्स के नाम और नक्षत्रों के नाम, इनको हमको लिखना है, ठीक है। अब जो प्लैनेट्स की जो बात है, छोटी सी हम प्लैनेट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं प्लैनेट्स का। प्लैनेट का क्या इंट्रोडक्शन है? हमने देखे थे 9 प्लैनेट। तो सबसे पहला है सूर्य। सूर्य से हम बात करते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं उनका पैटर्न किस किस को पता है? नहीं पता? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही संडे मंडे तो ध्यान है, हाँ उसकी सर। बेसिस पे ले लें। हाँ सर। संडे, संडे मतलब रवि, रवि मतलब सूर्य। सूर्य क्या है? एक ग्रह है बेचारा, जो कि ऊर्जा देता है। किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। सम्मान, जो रिस्पेक्ट होती है, पिता फादर को रिफ्लेक्ट करता है। आत्मा जो होती है उसका, उन ये जो 3-4 मैंने बातें बोली, इनका कारक माना जाता है सूर्य। प्लैनेट के अंदर अगर हम कहें तो सभी प्लैनेट्स का राजा भी सूर्य ही होता है ना? जी। और क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की वजह से ही जो सौर मंडल के अंदर बाकी प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, जो भी हैं हमारे सौर मंडल के अंदर, उनके अंदर वो एनर्जी, वो लाइट, वो जीवन, वो चीज कैसे आती है? वो सूरज की वजह से ही आती है। अगर मैं ये कहूं धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, क्यों लगा रही है? क्योंकि वो सूरज का गुरुत्वाकर्षण है, जो कि जिसने धरती को फिट कर रखा है और अपने चारों तरफ घुमाया जा रहा है अपनी दूरी के ऊपर। तो सूरज राजा हो गया प्लैनेट्स का। जी। उसके बाद में दूसरा, संडे के बाद में मंडे। मंडे बोले तो, मंडे बोले तो सोमवार, चंद्र सर, चंद्र, सोमवार, सोमचंद्र। सोमचंद्र। तो सभी ग्रहों के अंदर चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जिसको
मन का कारक माना गया है, माता का कारक माना गया है, धन का, जल का और यात्रा का भी कारक चंद्रमा को ही माना गया है। जिन भी लोगों का मन कमजोर होता है, ऐसे कहते हैं ना कि दिल, यार उसका दिल कमजोर है, यार दिल मजबूत नहीं है, इसका मतलब जिस भी व्यक्ति के बारे में आपको ऐसा लगे ना कि यार इसका दिल कमजोर, इसका मतलब उसकी जन्म पत्री में उसका चंद्र भी कमजोर है। जिसका मन हमेशा व्याकुल रहता है, बेचैन, मतलब रेस्टलेसनेस रहती है, चंद्रमा प्रताड़ित है, परेशान है, वीक है। जो लोग बेचैन से बेचैनी सी दिखती रहती जिन लोगों के ऊपर, उन सब के अंदर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं बैठा होता। और जिन लोगों का चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है, जो भी व्यक्ति आपको ऐसे दिखे ना, एंथुसियास्टिक, मोटिवेटेड और फायरी एलिमेंट वाला, जिसका मनोबल बहुत अच्छा है, हमेशा मोटिवेटेड बातें, मोटिवेशन की बातें करता है, उसका चंद्रमा शुभ स्थान पे बैठा होता है, अच्छी जगह बैठा होता है, अच्छी प्लेसमेंट होती है। तो ये उसके फल आते हैं। ये शुभ और अशुभ क्या है? ये शुभ और अशुभ, अशुभ क्या होता है? शुभ क्या होता है? अशुभ सर शुभ कुछ अच्छा, अशुभ मतलब समथिंग बैड। अरे फिलोसॉफिकल बातें नहीं करनी यहाँ पे। हम एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ रहे हैं और हमने जब ये कहा कि भाई ये साइन, कुछ ऐसे आगे पॉइंट्स आएंगे जिनके जवाब मुझे भी नहीं पता है ना, क्योंकि कुछ कुछ मैंने भी रटा हुआ है, पर मेजरली ये शुभ और अशुभ को अगर हम डिफाइन करें तो शुभ अशुभ क्या हो गया? शुभ हम किसी भी प्लैनेट को बोल रहे हैं तो इसका मतलब उस प्लैनेट से आ रही एनर्जी हमारे लिए बेनिफिशियल है। कोई भी व्यक्ति मेरे लिए शुभ कब है? जब वो मेरे लिए बेनिफिशियल है तब वो मेरे लिए शुभ है। और कोई भी व्यक्ति मेरे लिए अशुभ कब है? अरे यार उसका मुंह देख लिया, आज तो मेरा काम ही नहीं होगा, जब वो मेरे लिए हानिकारक है, प्रॉब्लमैटिक है। शुभ अशुभ का डिफरेंस समझ में आया? कि कोई भी चीज शुभ जी कब सर। है? जब वो बेनिफिशियल है। अशुभ कब है? जब वो हार्मफुल है, डिजास्टरस है, ब्लंडर्स क्रिएट करती है। तो प्लैनेट की वो पोजीशन, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की पोजीशन से आ रही वो एनर्जी, मतलब कोई प्लैनेट किसी पर्टिकुलर पोजीशन से यदि अपनी एनर्जी दे रहा है तो वो प्लैनेट को हम वहां से ये तय करेंगे कि उस प्लैनेट से जो एनर्जी आ रही थी उससे हमारे जीवन के अंदर बेनिफिशियल इफेक्ट्स आएंगे तो वो प्लैनेट शुभ हो गया। अगर हार्मफुल इफेक्ट आएंगे तो वो प्लैनेट अशुभ हो गया। एक इसमें उच्च और नीच की भी वो आती है बातें। उच्च नीच क्या होता है? उच्च का मतलब एक्सॉल्टेड, नीच का मतलब डेबिलिटेड। इंग्लिश में अगर अपन बोले तो उच्च का मतलब हो गया प्लैनेट से जो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, वो प्लैनेट उस एनर्जी का बहुत रिफाइंड और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है जब आपको देगा, वो कब देगा? जब वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर बैठा होगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बैठ करके किसी प्लैनेट की रेज अगर हमको मिल रही है और उससे हमको बहुत फायदा हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को कहा गया है कि ये इस प्लैनेट की उच्च की पोजीशन है। और वही प्लैनेट अगर किसी गलत जगह पे जाकर के बैठ गया तो उससे आ रही रेज से यदि हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे हमें नुकसान होता है तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को ये कह दिया गया कि ये नीच की पोजीशन है। प्लैनेट थोड़ी उच्च नीच हो रहा है, प्लैनेट तो बेचारा फिक्स है, उसको पता ही नहीं है कि आपने उसको उच्च कह रखा है कि उसको नीच कह रखा है। बेचारा बैठा है, उसको क्या पता कौन यहाँ पर क्लास करा रहा है, कौन जूम, कौन कंप्यूटर, कौन मोबाइल, कौन नवीन जी। उसका जो ये सेग्रीगेशन है, ये सेग्रीगेशन हमने किया। किस बेसिस पर किया? कि उससे हमको जो एनर्जी आ रही थी उस एनर्जी का हमारे दिलो दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ा। सूरज की जो रोशनी होती है, सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो कैसी रोशनी होती है? अच्छी अच्छी सी रोशनी होती है, क्रिम्सन रेज होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ
पर वही सूरज 10-11 बजे तक कैसा हो जाता है, एकदम ऐसे गर्मी वाली धूप देने लगता है, और लगभग 3 बजे के 2:30-3 बजे तक, गर्मियों की बात कर रहा हूं मैं, सर्दियों की बात नहीं कर रहा हूं, सर्दियों के अंदर तो कहानी अलग होती है। गर्मियों के अंदर 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक की जो सूरज की रोशनी आती है वो कैसी आती है? बहुत हार्श आती है। बहुत हार्श आती है ना, अच्छी नहीं लगती ना। हम्म, तो उसी सूरज से आ रही रोशनी का जब टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके देखा गया कि सुबह सुबह जब उस सूरज की रोशनी आ रही थी तो कितनी बेनिफिशियल थी, और वही सूरज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक पसीना बहा रहा है, आपको काला कर दे रहा है, सनबर्न कर दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है, और वही सूरज जब वापस ढलने लगेगा तो क्या नजारे होते हैं, लोग बाग फोटो क्लिक करते हैं, सनसेट पॉइंट पे जाते हैं, भेलपुरी खाते हैं। तो एक प्लैनेट की मूवमेंट की वजह से कितनी सारी घटनाएं घटित हो रही हैं सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में, कि कैसे उनकी एनर्जी से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, कि ये प्लैनेट क्या है, क्या राशियां हैं, एक राशि का प्लैनेट के साथ में क्या कनेक्शन है। ये अब स्क्रीन आ रही है बढ़िया सी? जी जी सर। सर। ये क्या है? ये है एक ज़ोडिएक। ये ज़ोडिएक कैसा है? गोल है या अंडाकार है? ओवल है अंडा सर, का। अंडाकार। ओवल ओवल। ओवल शेप हो गया लगभग इसका। तो अगर मैं धरती की पोजीशन मानूं तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, कम है सर। और यहां से इसकी दूरी कितनी है? बहुत ज्यादा है सर। और यहां से इसकी दूरी कितनी है? और भी ज्यादा हो गई सर। समझ में आ रहा है? तो जी ये सर। ज़ोडिएक फिक्स है। घूम कौन रहा है? धरती धरती। घूम रही है। तो अर्थ। आज धरती यहाँ है, फिर धरती यहाँ आएगी, 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 गोल गोल घूमती रहेगी, और गोल गोल भी घूमती रहेगी। एक तो यूं गोल गोल घूमती रहेगी, और एक खुद की धुरी पर जो 24 घंटे दिन रात हो रहे वो घूम रही है। तो सपोज करो कि यहाँ जुपिटर बैठा है, यहाँ सैटर्न बैठा है, जी सर। तो अभी अगर धरती यहां पर है तो धरती का कनेक्शन जुपिटर से कितना दूर हो गया? थोड़ा सा पास में हो गया। तो सैटर्न से जुपिटर से आ रही एनर्जी जो है, सन की तो हमने एनर्जी समझ ली, जैसे सन एनर्जी दे रहा है वैसे ही दूसरे प्लैनेट्स भी अपनी एनर्जी दे रहे हैं। जी सर। पर सन की एनर्जी ऐसी है कि जो हम तुरंत एनालाइज कर पाते हैं, दूसरे प्लैनेट से आ रही एनर्जी का मूल्यांकन हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं कर पाता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत कर लेता है। जो मूड स्विंग्स होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो इन प्लैनेट से जो एनर्जी आ रही होती है उसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसी थॉट्स पैदा होती है। जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनके पीछे आपके दिमाग के द्वारा लिए गए सही डिसीजंस, सही टाइम पे लिए गए सही डिसीजंस ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ के ना? जी जी सर। सर। मोटे तौर पे अगर जी अपन सर। देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जुपिटर से जो एनर्जी आ रही है वो थोड़ी पास है। यही धरती घूम घूम के अगर यहाँ आ जाए तो जुपिटर यहां से जो एनर्जी दे रहा था अब वो कैसी एनर्जी देगा? कम हो थोड़ी जाएगी। सी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, अलग तरीके की हो जाएगी। जी सर। ये मोटे तौर के ऊपर एक ज़ोडिएक के अंदर कैसे ये घटनाएं घटित हो रही है, कैसे एनर्जी आ रही है, इसका मोटा मोटा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे चलते हैं राशि पर।
ठीक है, अभी मैं पहली राशि की बात करता हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। पहले डब्बे में पहली राशि है, यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। पहले डब्बे में पहली राशि है, छोटी सी बात है। अब ये जो राशि है ना, इस राशि का इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो दायरा है, वो बाय डिफॉल्ट सब राशियां 30 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री से। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मैं कोई कोने मार्क नहीं करने मुझे, मतलब ये जो इसका पूरा एरिया है ना, ये राशि यहाँ से चली 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 और यहाँ तक आई, तो 0 डिग्री 1 2 3 4 करके 30 डिग्री यहाँ तक चलेगी। 30 डिग्री चल जाएगी, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये यहाँ से चली यहाँ तक गई, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद में ये राशि अपना खाना चेंज करेगी। कितने डिग्री के बाद में चेंज करेगी? 30 डिग्री के बाद। 30 डिग्री के 30 बाद में। डिग्री के बाद 31वीं डिग्री होते ही क्या हो गया? बॉक्स वापस चेंज हो बॉक्स जीरो, चेंज हो जाएगा। वापस 1 डिग्री पर आ जाएगी और खाना चेंज हो जाएगा। जो खाना, जो पहला बॉक्स था, वो बॉक्स, वो डब्बा चेंज होकर के दूसरा डब्बा हो जाएगा। फिर 30 डिग्री चल लेगी, फिर तीसरे डब्बे में आ जाएगी, फिर 30 डिग्री चल लेगी, फिर उसमें आ जाएगी, फिर 30 डिग्री चल लेगी, फिर नेक्स्ट में आ जाएगी, फिर 30 डिग्री चल लेगी। ऐसे करके ये गोल 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 घूमती जा रही है। क्या ये बात समझ में आई? जी सर। ये 30 डिग्री की, तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30, ये भी 30 30 30 30 30 30 30 30 और 30, तो 30 इंटू 12, 360 डिग्री। वाओ, सो फास्ट। एक जो गोला होता है, सर्किल जो होता है, कितने डिग्री से शुरू होकर कितने डिग्री पे खत्म होता है? 0 to 30 360। ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है, चक्कर काट करके आकर के यहीं खत्म हो रहा है। इसी गोले को हमने इस टेवे का रूप दे दिया। समझ आई? जी सर। इस गोले को हमने इस टेवे का रूप दे दिया। इसके अंदर कैसे होता? 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 360 तक आता ना, वही हमने इसमें बना दिया। ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा गोल गोल। सर क्लॉकवाइज बताया ना अभी आपने? एंटी क्लॉकवाइज बताया पंकज जी। नहीं, वो नंबर्स तो चलो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बट अभी ये जो 30 डिग्री कंप्लीट हुई, देन खाना चेंज हुआ, तो क्लॉकवाइज चेंज होगा वो। हाँ, वो अलग बात है। अभी तो मैं खाली टेवे की बात कर रहा हूं। वो मैं बात कर रहा था जब इस टेवे के अंदर सन की जो मूवमेंट होती है। सन क्या होता है? राशि को पकड़ के रखता है। सूरज जो होता है ना, वो राशि को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, और सन जैसे जैसे गोल गोल घूमेगा, सन इस टेवे के अंदर क्लॉकवाइज घूमता है, जबकि राशियां एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कहाँ, एक ऐसे हो रहा है, एक कैसे चल रहा है, ये ऐसे ही चलेगा, और ये सब याद हो जाएगा कि कौन कैसे चल रहा है, किसकी क्या चाल है। आई बात समझ में? जी सर। अभी हम राशियां देख रहे थे, 30 30 30 30 30 30। अब ये क्या था हमारा? लगन। ये हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गया ये? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशि। एक डब्बे के अंदर
हमने वैदिक की जब हम बात कर रहे हैं तो ये प्रिज्यूम किया कि एक राशि के पास में 30 डिग्रियां हैं। एक राशि के पास में, मेष के पास में 30 डिग्रियां, वृष के पास में 30 डिग्रियां, एंड सो ऑन, मीन के पास में 30 डिग्रियां। तब जाकर के 360 का चक्र पूरा हुआ। Okay. ये बात समझ में आई? जी सर। Yes. अब बात करते हैं राशि की और राशि के साथ में प्लैनेट की, कि प्लैनेट का राशि के साथ में क्या कनेक्शन है, क्या मालिकाना अधिकार है, क्या लिंक है, क्या कॉम्बिनेशन है, कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि को अपना मानता है। जो कहते हैं ना कि ये प्लैनेट अपने घर में बैठा है, तो उस अपने घर का मतलब क्या हो गया, उस बात का मतलब क्या है कि जो आप ये कह रहे हो कि प्लैनेट अपने घर में बैठा है। इसको सिर्फ नोट बना लेना, क्योंकि ये अभी बताना बहुत जरूरी है। हो सकता है 5 मिनट चंद्रमा उग गया होगा शायद। हम इसके अंदर लिखते हैं वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ये मैंने राशियों के नंबर लिखे हैं। ये राशियां आई, ये ध्यान रखना। पहली राशि किसकी, दूसरी राशि किसकी, तीसरी राशि किसकी, ये याद करने हैं। इसकी मैं लिस्ट भेज दूंगा। अब सबसे पहले कौन सा प्लैनेट आया, सबसे पहले आया सूर्य। बहुत ध्यान से सुनना। तो सूर्य ने बोला मेरे को तो 5वीं राशि से सबसे ज्यादा प्यार है, मैं तो 5वीं राशि को ही अपना घर मानता हूं। जैसे ही मैं 5वीं राशि में जाता हूं मुझे घर की जैसी फीलिंग आती है। तो सूर्य ने बोला मैं 5वीं राशि में हूं। तो सूर्य की पत्नी चंद्रमा, मतलब ये कहानी है सिर्फ याद करने के लिए, कोई पत्नी पत्नी कुछ नहीं है। वो प्लैनेट अपना काम कर रहा है, प्लैनेट अपना काम कर रहा है। तो सूर्य राजा की पत्नी चंद्रमा बोली आपने अगर लियो राशि ले ली है, आपने सिंह राशि ले ली है, तो मैं आपके पास ही रहूंगी। तो चंद्रमा सूर्य के पास आ गई। पास आ गया। अब बुध था राजकुमार, सूर्य चंद्रमा। सूर्य ने बोला मैं सिंह लूंगा, चंद्रमा ने बोला मैं कर्क लूंगा। 5वीं राशि, चौथी राशि। अब इसके बाद में था बुध। बुध था राजकुमार। अब राजकुमार जो होता है उससे तो माँ को भी प्यार होता है और बाप को भी प्यार होता है। अब क्या करें, माँ ने बोला बुध तू मेरे पास में रह, बाप ने बोला नहीं बुध तू मेरे पास में रह। तो दोनों ने अपने अपने अगल बगल वाले घर किसको दे दिए, बुध को। बुध को। बुध को। सुनीता जी, आकांक्षा जी, जी सर। समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? हाँ जी सर। कनेक्ट कर पा रहे हो? ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। जी जी सर। पूरे चंद्रमा के घर हो गए फिक्स। बुध को चंद्रमा ने ना। अपना पड़ोस वाला दिया, सूर्य को, सूर्य ने भी बुध को पड़ोस वाला दे दिया। 3 और 6। 3 और 6 मतलब मिथुन और कन्या। अब बुध को घर अलॉट हो गया। तो अब ये सोचा कि यार बुध हमारा राजकुमार है, राजकुमार को तो लग्जरी चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, संपन्नता चाहिए। तो सुख सुविधाएं संपन्नता जो देने वाले थे, शिक्षा दीक्षा जो देने वाले थे, वो कौन थे, शुक्र। गुरु। शुक्र शुक्र शुक्र। लग्जरी इज वीनस, मौज मस्ती इज वीनस। गुरु तो पढ़ाने वाला हो गया। जी। तो ये हो गया, शुक्र को ये वाला घर दे दिया,
बोले जब तू सूर्य के पास में रहे तो शुक्र को ये वाला कर दे, तो उसके जस्ट पड़ोस वाला, कि कुछ भी करे उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। चंद्रमा के पास में आया तो उसने भी उसको अपने घर दे दिया, उसके जस्ट पड़ोस वाला, तो शुक्र को क्या मिल गया? 2 और 7। वृष और तुला, 2 और 7। अब राजकुमार की प्रोटेक्शन भी करना जरूरी है, तो सेनापति को बुलाया गया। मंगल सेनापति है, तो मंगल को बोला कि भैया मंगल यहाँ खड़ा हो जा। बोले भाई कौन? दूसरा मंगल को बोला मैं यहां पर आ गया। समझ में आई बात? जी सर। मंगल क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन। अगर आपको डर लग रहा है तो आपको प्रोटेक्शन दे रहा कर रहा है। है। हाथ में डंडा लेकर के खड़ा है, तलवार लेकर के खड़ा है मारने काटने के लिए। समझ में आई बात? जी सर। जी सर। ठीक है। उसके बाद में मंगल से क्या मिला? मंगल से प्रोटेक्शन मिली। अब एक सेकेंड, इसके बाद में बातचीत आई पढ़ाई लिखाई की। तो पढ़ाई लिखाई कौन? पहले मंगल की बात करें। मंगल को क्या मिला? पहला और 8वां। मेष और वृश्चिक, पहला और 8वां। फिर बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। तो पढ़ाई लिखाई कौन देगा? गुरुदेव। तो गुरु को बृहस्पति। गुरु। अगल बगल में जो घर मिला वो दे दिया। कौन कौन सा? 12वां 9वां। मीन 12वां और धनु 9 और 12वां। फिर उसके बाद में अगर राजकुमार ने बदमाशी करी तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो दंड देने का काम किसका? शनि का। बचे हुए जो घर थे वो शनि को दे दिए गए। 10वां और 11वां। मकर और कुंभ। ये क्या हमने देखा? राशि लॉर्ड कौन हुए? कौन सी राशि का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट हुआ? कौन सी राशि का लॉर्ड कौन सा प्लेनेट हुआ? मेष राशि का लॉर्ड मंगल। मंगल। वृष राशि का लॉर्ड शुक्र। मिथुन राशि का लॉर्ड बुध। बुध। कर्क राशि का लॉर्ड चंद्र। चंद्र। सिंह का सूर्य। सूर्य। कन्या का बुध। तुला का शुक्र। वृश्चिक का मंगल। मंगल। धनु का गुरु। मकर का शनि। कुंभ का शनि और मीन का गुरु। मैंने ये जो बात बोली, क्या इस बात को कनेक्ट करके समझ पाए? ये जो मैंने अभी टेबल बनाई, टेबल के अंदर नंबर लिखे थे जो राशियों के, और उनके साथ में जो एक कहानी बताई थी सूर्य चंद्रमा पति पत्नी की, उन्होंने अपने प्लैनेट को कहाँ रखा, उसके साथ में शुक्र को रखा, फिर उन्होंने उसके साथ के अंदर मंगल को रख दिया, फिर गुरु को रखा, फिर शनि को रखा। की बात समझ में आई? यस सर। और ये समझ में आया कि अगर मैं मेष राशि की बात कर रहा हूं और मेष राशि के बारे में मैं पूछ रहा हूं, तो उसका लॉर्ड कौन हुआ? जी सर, मंगल। मंगल हुआ। जी सर। आकांक्षा जी समझ में आई? जी सर। ये पैटर्न जो है, इसी पैटर्न के हिसाब से अगर लगन के अंदर मेष राशि है, ये जो लॉर्ड है, लॉर्ड बॉक्स के नहीं है, खाने के नहीं है,
डब्बे के नहीं है। लॉर्ड किसके हैं? राशियों के। राशियों के। प्लैनेट का राशि के। कनेक्शन जो है वो राशि के साथ में है। ठीक है, बात समझ में आई? जी सर। अब ये जो अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? राशियां पढ़ी, प्लैनेट्स पढ़े, बॉक्स देखा, उसकी डिग्री देखी, सन की रोटेशन देखी, राशि का प्लैनेट के साथ में कनेक्शन देखा, जी सर। है ना? अब मेष राशि के अंदर मंगल है, तो मंगल मेष राशि के अंदर से 0 से 30 डिग्री तक चल सकता है ना? जी सर। जी सर। समझ आई बात? इस डिग्री वाले हाँ सर। कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझे बात को? ओके सर। तो ये आज जो हमने पढ़ा, इसको एक बार गो थ्रू करना। इसकी मैं कुछ पीडीएफ शेयर करूंगा जिसके अंदर बेसिक ये जो चीजें हैं ये आपको लिखी लिखाई मिल जाएंगी, उसको पढ़ के गो थ्रू करना। जिनको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज है उनके कुछ फंडे, कुछ कंसेप्ट शायद कुछ क्लियर हुए होंगे आज की क्लास से। सर इसमें फिर राहु और केतु को जगह कहाँ मिलती है? वो प्लैनेट ही नहीं है, ओके। वो तो नोड्स हैं। लेकिन राहु और केतु को भी घर अलॉटेड है, वो आगे आने वाली क्लास में हम समझेंगे कैसे। अभी थोड़ा सा इनिशियल लेवल के ऊपर वो चीज समझाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये कहानी समझ में आ गई? जी सर। जी जी सर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ये जो हमने राशियां पढ़ ली, राशियों के लॉर्ड पढ़ लिए, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर करके रखना, ताकि जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जब चीजें कंटेंट पढ़ेंगे उसमें आगे बढ़ेंगे, ज़ोडिएक समझेंगे, डिग्री समझेंगे, प्लैनेटरी मूवमेंट समझेंगे, उच्च नीच की कंडीशन पढ़ेंगे, समझेंगे। उन चीजों से बड़ी हेल्प मिलेगी हमारे को। दशा महादशा क्या होती है, जो अभी हमने एक स्काई व्यू एप्लीकेशन के अंदर स्काई शॉट देखा, समझा, करा, उसका क्या कनेक्शन है, कैसे दशा क्रिएट होती है, क्या उनके इफेक्ट आते हैं, उनके इंटरप्रिटेशन क्या है, राशियों का क्या महत्व है, बॉक्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, प्लैनेट के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इंटरप्रिटेशन क्या निकल करके आता है। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इनको पढ़ के समझेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पर रैप अप करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नई क्लास के अंदर एक नए सब्जेक्ट और टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।